प्रिय विद्यार्थियों, 12th की भौतिक विज्ञान के पहले पाठ विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। ये तीसरा लेसन है, यानी तीसरा दिन है। साइंस एकेडमी द्वारा चालू की गई इन ऑनलाइन क्लासेज को यदि आप ढंग से देखें तो ये आपको ठीक वैसे ही लगेगी जैसे कि आप क्लास में बैठ के ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हुए देखें, हमने इस पहले पाठ विद्युत क्षेत्र में 6 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। दोबारा से उसको देखिए, नंबर 1 बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? स्थिर विद्युत की परिभाषा, आवेश की परिभाषा, आवेश के प्रकार, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, 3 विधि थी, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, और आवेश के मात्रक। ठीक है ना। और अब हम आगे अगला बिंदु अपना आवेश के गुणधर्म। आज हम क्या पढ़ेंगे? आवेश के गुणधर्म। तो कुछ गुणों को तो आप जानते हैं, जो सिंपल है उनको पहले याद कर लीजिए। तो आवेश के प्रमुख गुण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, आवेश अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। नंबर 2, आवेश धन एवं ऋण 2 प्रकार का होता है। नंबर 3, समान प्रकृति, जैसे धन धन या ऋण ऋण के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बताया था आवेश उत्पन्न करने की विधि में कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ धन आवेश है। तो हमने एक धागे से बांध करके कांच की छड़ लटका दी। कैसी थी ये? धन आवेश से। अब ठीक ऐसे दूसरी कांच की छड़ ली और फिर रेशम के कपड़े से रगड़ी और इसी तरह से इसके पास में यहाँ धागे से बांध के और आपने फिर लटका। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, यानी ऐसे दूर भागे हैं। ये एक दूसरे को धक्का देंगे। प्रतिकर्षण का मतलब होता है धक्का देना, एक दूसरे को धक्का देना। तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चौथी बात आप याद रख सकते हैं, यानी चौथा गुण इसका विपरीत, यानी विपरीत प्रकृति। समझ गए होंगे? एक धन और ऋण के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश से एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, आकर्षण करेंगे। इसका मतलब है कि धक्का दे रहे हैं, खींच रहे। धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है? बल। तो दो आवेशों के मध्य बल लगता है। आगे अपन इस बिंदु को लेंगे, इसे कूलॉम बल के रूप में पढ़ेंगे। फिलहाल गुण पढ़ रहे हैं। 5वां गुण बेटा आप याद रख सकते हैं,
पांचवा गुण है आवेश योज्य होता है। आवेश योज्य होता है अर्थात आवेशों का बीजगणितीय योग किया जाता है। जैसे किसी वस्तु पर 3 माइक्रोकूलम आवेश है, उस वस्तु को हमने -5 माइक्रोकूलम आवेश और दिया, यानी दोनों जोड़ेंगे तो +3 में -5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 माइक्रोकूलम। इस तरह से आवेश योज्य होता है, यानी आवेशों में बीजगणितीय योग का पालन होता है। छठवां गुण देखो बेटा, आवेश निश्चल होता है। बिल्कुल नया शब्द आया यहां, निश्चल। आवेश निश्चल होता है मतलब आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे किसी वस्तु पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, वस्तु इस तरह अवस्था में है। अब हम इस वस्तु को गति प्रदान कर दें और इसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के समान हो जाए, तब भी इस पर आवेश 1 माइक्रोकूलम ही रहेगा, उतना ही रहेगा। आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आवेश निश्चल होता है, इसका मतलब क्या है, आवेश के मान पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो आप आवेश की निश्चलता समझ गए होंगे कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यहां एक बहुत मोस्ट बात याद रखनी है आपको, वो अलग से आप नोट में लिख लें। मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके 6 गुण हो गए, 6 गुण याद हो गए होंगे। और मैं नोट में क्या बताना चाहता था कि विशिष्ट आवेश के बारे में एक बार फिर एक उदाहरण लेते हैं, इसे मिटाओ। इससे पूर्व आवेश के गुण क्या क्या है? आवेश सदिश राशि होता है। नंबर 2, आवेश धन एवं ऋण 2 प्रकार का होता है। नंबर 3, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नंबर 4, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, आवेश योज्य होता है, यानी आवेशों का बीजगणितीय योग किया जाता है। नंबर 6, छठवां गुण, आवेश निश्चल होता है, अर्थात आवेश के मान पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप नोट डाल करके विशिष्ट आवेश वो समझेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए निकल सकता है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश क्या होता है? नोट, आवेश अलग है और विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश होता है बेटा Q/m। वस्तु पर आवेश एवं वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि विशिष्ट आवेश वस्तु के विशिष्ट आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है।
आवेश का मान नहीं करता था, इसका मान वेग पर निर्भर करता है। कैसे करता है कि वेग बढ़ने पर विशिष्ट आवेश का मान घटता है, क्योंकि आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार वेग बढ़ने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। जब n बढ़ेगा तो Q/m का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमने यहां सीखा विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है और इसका मान वेग पर निर्भर करता है। अब बेटा 7वां गुण लेंगे आप, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, यानी आपसे पूछा जाए कि आवेश संरक्षण नियम क्या है, वो बताइए। तो इसमें बिंदु डाल लेंगे आप, आवेश संरक्षण नियम। मैं इसकी आपको दो परिभाषाएं बताऊंगा, दोनों आपको यही याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए। तो आवेश संरक्षण नियम क्या है? पहली परिभाषा, प्रत्येक वियुक्त निकाय में, प्रत्येक वियुक्त निकाय में आवेशों का बीज गणितीय योग नियम रहता है। क्या है आवेश संरक्षण नियम? प्रत्येक वियुक्त निकाय में आवेशों का बीज गणितीय योग नियत रहता है। अब यहां एक समस्या आ गई, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वियुक्त निकाय क्या है, वियुक्त निकाय से क्या हो गया है। तो वियुक्त निकाय जैसे हमने पीछे उदाहरण लिया था कि एक कांच की छड़ और रेशम की कपड़ा दोनों को रगड़ा था, कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हुआ था। तो ये दोनों मिलकर के वियुक्त निकाय कहलाएंगे। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे? वियुक्त निकाय। तो प्रत्येक वियुक्त निकाय में आवेशों का बीज गणितीय योग नियत रहता है। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं, देखो किस तरह से कहेंगे, अथवा आवेश संरक्षण का नियम आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह परिभाषा और जल्दी आपको याद होगी, क्योंकि आपको ऊर्जा संरक्षण नियम याद है, नहीं है तो मैं ध्यान दिला देता हूं। क्या था ऊर्जा संरक्षण नियम? ऊर्जा संरक्षण नियम है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। बस ठीक इसी प्रकार ऊर्जा के स्थान पर हम आवेश शब्द रख दीजिए। आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से, रूप नहीं है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही नियम आवेश संरक्षण नियम है। यानी आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया
जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो दो परिभाषाएं आवेश संरक्षण की आपने पढ़ी, दोनों शायद याद हो गई होंगी। और अब आप उदाहरण के द्वारा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश संरक्षण नियम लिखिए तथा उदाहरण द्वारा समझाइए, तो आप इसे एक या दो उदाहरणों से समझा सकते हैं। आवेश संरक्षण नियम का उदाहरण देखिए, वही आपका पढ़ा हुआ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, जब कांच की छड़, क्या है ये, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। यदि दोनों का बीजीय योग करें, यानी जितना धनावेश कांच की छड़ पर था उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर है, इनका योग करेंगे, क्या आया, 0। तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ने से पूर्व आवेशों का योग देखें। रगड़ने से पूर्व इस पर कितना आवेश था, 0, कोई आवेश नहीं था। रगड़ने के बाद भी इस पर 0 आवेश था, योग करें, क्या आया, 0। तो बेटा देखा हमने दोनों स्थितियों में ये वियुक्त निकाय हो गया, आवेशों का योग रगड़ने से पूर्व 0 है और रगड़ने के बाद आवेशों का योग 0 है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक वियुक्त निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। तो क्या लिखेंगे इस पहले उदाहरण में, लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए एक बार। उदाहरण नंबर 1, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो जितना धनात्मक आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, उतना ही ऋणात्मक आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है। तो इन दोनों का बीजीय योग 0 होगा और दोनों को रगड़ने से पूर्व भी इनके आवेशों का बीजीय योग 0 था। अतः स्पष्ट है कि आवेश संरक्षित रहता है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया ले लीजिए। प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। तो हम नाभिकीय अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं कि यदि नाइट्रोजन के नाभिक, केवल नाभिक लेंगे, नाइट्रोजन 7N14, नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कण से टक्कर कराए। अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, यानी 2He4। तो नाभिक है, तो देखो इस पर आवेश प्लस का 7E आवेश, इस पर आवेश प्लस का 2E आवेश, टक्कर की, यानी दोनों एक हो गए, दोनों का योग क्या आया, 9। तो ये दोनों मिलकर के एक फ्लोरीन के अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। अस्थायी, अगर यहाँ 19 होता तो स्थायी हो जाता फ्लोरीन। अतः फ्लोरीन का नाभिक एक प्रोटॉन उत्सर्जित कर, प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन का नाभिक, ऑक्सीजन के स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। तो अभिक्रिया के प्रत्येक चरण में आप देखें तो आवेशों का बीजीय योग नियत है। यहाँ आवेशों का योग है 9E
यहां देखो ये आवेशों का योग 9e परमाणु क्रमांक 9 और यहाँ आवेशों का योग 1e + 8e बराबर 9e। तो अभिक्रिया के प्रत्येक चरण में आवेशों का बीजीय योग कैसा है? नियत है। तो क्या लिखेंगे इस दूसरे उदाहरण में? ये अभिक्रिया याद हो गई होगी। 7m14 + 2He4 = 9f18 = first plus 8o17। अब इसको शब्दों में कह दीजिए। उदाहरण, जब नाइट्रोजन के नाभिक पर एल्फा कण से टक्कर कराई जाती है तो फ्लोरीन का अस्थायी नाभिक बनता है जो एक प्रोटॉन उत्सर्जित कर ऑक्सीजन के स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। इसकी अभिक्रिया निम्न है। अभिक्रिया लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। स्पष्ट है कि अभिक्रिया के प्रत्येक चरण में आवेशों का बीजीय योग नियत है, अतः आवेश संरक्षित रहता है। इस प्रकार मुझे आवेश संरक्षण नियम की 2 परिभाषा एवं 2 उदाहरण पढ़ने में शायद समझ आए होंगे। फिर एक बार देख लीजिए, आवेश संरक्षण नियम क्या है? पहली परिभाषा, प्रत्येक वियुक्त निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है, अथवा आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण नंबर 1, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े वाला। उदाहरण नंबर 2, नाभिकीय अभिक्रिया। नाइट्रोजन के नाभिक पर एल्फा कण से टक्कर कराएंगे, फ्लोरीन का अस्थायी नाभिक बनेगा जो एक प्रोटॉन उत्सर्जित कर ऑक्सीजन के स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे 8वां गुण पढ़ते हैं, आवेश क्वांटित होता है। इसे कल देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका पूरा विस्तृत अध्ययन करते हैं।